वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। डिफरेंशियल ज्योमेट्री कर रहे थे हम। कर्व्स इन स्पेस की डेफिनेशन, टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन, लेंथ ऑफ आर्क की डेफिनेशन, वो सब हम देख चुके थे और उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आर हमारे पास किसी भी टाइम के ऊपर जब हमारे पास कर्व है, दैट इज कर्व इज द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट। हमने कहा था कि किसी भी टाइम टी के ऊपर, किसी भी पैरामीटर टी के ऊपर उसकी जो पोजीशन वेक्टर है दैट वाज गिवन बाय आर टी इज एक्स टी आई कैप, वाई टी जे कैप, जेड टी के कैप। टी कैप इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर की जो वैल्यू आ रही थी, दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, व्हेन आर इज इन द टर्म्स ऑफ एस एंड व्हेन आर इज इन द टर्म्स ऑफ टी। तो जब आर इन टर्म्स ऑफ एस होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, डी आर बाय डी एस, और जब आर इन टर्म्स ऑफ टी होगा दैट वाज डी आर बाय डी टी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डी आर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड। और हमने एक रिलेशन निकाली थी नेक्स्ट कि डी आर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड क्या किसके इक्वल होगा, डी एस बाय डी टी के इक्वल होगा। तो दिस वाज सम फॉर्मूले। और नेक्स्ट जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला फ्रॉम द पोजीशन टी नॉट टू टी वन पोजीशन पर, जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था वो क्या था, टी नॉट टू टी वन इंटीग्रल आर डॉट टी का मैग्नीट्यूड डी टी। आर डॉट टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स डॉट टी का स्क्वायर प्लस वाई डॉट टी का स्क्वायर प्लस जेड डॉट टी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। डॉट स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और जब हम प्राइम डालते हैं तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। और नॉर्मल फॉर्म क्या थी, नॉर्मल फॉर्म थी व्हेन वी एक्सप्रेस आर इन टर्म्स ऑफ एस, इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन द नॉर्मल फॉर्म। यूजुअली हम जब टी लेते हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म। जब हम इन टर्म्स ऑफ एस कन्वर्ट करेंगे देन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन द नॉर्मल फॉर्म। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे इन्हीं सभी चीजों के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ दिस कर्व। ये कर्व क्या है, सर्कुलर हेलिक्स है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, ए कॉस टी, ए साइन टी, बी टी, दिस इज द सर्कुलर हेलिक्स। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न, ये पूरा का पूरा जब कंप्लीट टर्न आ जाएगा, पूरे के पूरे कंप्लीट टर्न में, जब हमने देखा था कंप्लीट टर्न किस तरह से हमारे पास सरफेस आती है, इस तरह से आती है, दैट इज, तो कंप्लीट टर्न में जब हमारे पास आएगा तो 2 पाई की रोटेशन होगी। कोई भी हम टाइम टी ले सकते हैं, और जब टाइम टी प्लस 2 पाई पर आ जाएगा तब हमने देखना है कि हमारा कितनी लेंथ ऑफ आर्क आएगी। कांस्टेंट आएगी वो किसी भी टाइम टी के ऊपर लेके चले, जो हमारे पास आएगा, या पूरा सिलेंड्रिकल शेप बनता है तो ईच टर्न पर जो लेंथ आने वाली है वो सेम आने वाली है पूरा कंप्लीट टर्न की, और वो निकालेंगे हम किसके इक्वल होगी, दैट इज 2 पाई सी, वेयर सी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये निकालना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट निकाल के दिखाना है इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स इन एस एस पैरामीटर, यानी कि हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कर्व निकाल के दिखाना है। तो फर्स्ट लेंथ ऑफ वन complete turn of the circular helix and second is normal form of curve, ये दो चीजें निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला लेंथ ऑफ कर्व का फ्रॉम पोजीशन टी नोट टू फ्रॉम पोजीशन टी वन। अब हमारी जो पोजीशन होगी टी से लेकर टी प्लस 2 पाई पर, टी इज एनी पोजीशन ऑफ द टी इज एनी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द कर्व, इनकी हमारे पास आर टी इज एनी पॉइंट ले लिया। तो अब लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न कितनी आ जाएगी at any position t से t plus 2 pi तक, so that this is and dr by dt इनके r dot t इसका मैग्नीट्यूड, so that would be r हमारे पास है a cos t, a sin t और dt, इनके x t आ गया a cos t, y t आ गया b a sin t and z t आ गया that is b। तो मैग्नीट्यूड मीन्स dr by dt का मैग्नीट्यूड, x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इसका, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इसका, dr बाय dt क्या हो जाएगा, dr बाय dt के जो कंपोनेंट बनेंगे dx बाय dt, dy बाय dt और dz बाय dt, जो dr बाय dt के कंपोनेंट बनेंगे। r की कंपोनेंट ये है और dr बाय dt की कंपोनेंट ये, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a sin t, a cos t एंड दिस इज मैग्नीट्यूड कितना आ गया, dr बाय dt का मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वेयरिंग तीनों का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस का बी स्क्वायर, सो दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड जिसको हमने क्या पुट किया है सी गिवन है, तो सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आ जाएगा। सो दिस इज कांस्टेंट आ चुकी है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, सो दैट वुड बी टी टू टी प्लस 2 पाई लेंथ एस, जो डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो आगे सी एंड देन डी टी, सो दैट वुड बी dt का इंटीग्रेशन हम जब करेंगे जब t आ जाएगा, और t की जब लिमिट पुट करेंगे t टू t प्लस 2 पाई, सो दैट वुड बी 2 पाई आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया 2 पाई इंटू 3।
So length of one complete turn is 2 pi c, where c is a square plus b square का अंडर रूट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, obtain the equation of the circular helix in terms of s। इन टर्म्स ऑफ s निकाल के दिखाना है इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। तो इट मीन्स हमने s और t में रिलेशन निकालनी है और t को एलिमिनेट करेंगे, t को पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ s सो दैट वी कैन गेट r इन टर्म्स ऑफ s। तो कैसे करना है उसको, उसके ऊपर आ रहे हैं हम। तो s हम जो मेजर करना शुरू करेंगे वो t की इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू हम मान के चल पड़ते हैं t इज इक्वल टू 0 है और s इज एनी लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम कि t इज इक्वल, जैसे जो भी हमारे पास इक्वेशन बनने वाली है सर्कुलर हेलिक्स की, तो इस तरह से जब सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास हेलिक्स आएगा तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर और हमारे पास एनी पॉइंट t इज इक्वल टू 2 के ऊपर जितनी भी लेंथ आ गई, सपोज दिस इज s is measured from the initial position t is equal to 0 और this is the position of any point t at time t। तो हम let the length of the arc measured from be measured from t is equal to 0 and let t be the position at t ले लिया, that means and let length of arc from initial position to p इनिशियल पोजीशन क्या आते हैं, t इज इक्वल टू 0 टू t, जहां हमारी t की वैल्यू t के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू s। तो हम s निकालने जा रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t तक। तो फॉर्मूला 0 टू t लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, तो दैट वुड बी, अभी हमने निकाला था, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही निकल के आया था, पूरा r डॉट t का मैग्नीट्यूड निकल के आया था dt। so that would be a square plus b square into t, so that is t into t। t की वैल्यू कितनी आ गई, s over c। to evaluate t in terms of s we eliminate from the given equation, जो भी r की इक्वेशन थी, और यहाँ से t को एलिमिनेट करेंगे, put t is equal to s by c in this। तो r क्या आ गया, r in terms of s क्या आ गया, that is a cos s by c, a sin s by c and b s by c। so this is the equation of the curve in normal form। तो ये नॉर्मल फॉर्म बन गया। तो हमें जब भी नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, हमें t को इवेल्युएट करने इन टर्म्स ऑफ s। तो पहले हमने s को इन टर्म्स ऑफ t इवेल्युएट करने हैं, देन वी गेट t इन टर्म्स ऑफ s और एलिमिनेट करना है t को फ्रॉम दिस एंड दिस, सो दैट वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म्स ऑफ s। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट। टेंजेंट लाइन हम किस पॉइंट के ऊपर निकालने जा रहे हैं, एक्स टी वाई टी जेड टी, यानी कि जहाँ टी की वैल्यू कोई पर्टिकुलर है तो उस पर ऑन द कर्व। तो जो भी पॉइंट होगा कर्व के ऊपर, सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स टी वाई टी जेड टी, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन है, तो टी हमारे पास दे रखा होगा कि टी की पोजीशन 1, टी इज इक्वल टू 1 पर, टी इज इक्वल टू 2 पर, टी इज इक्वल टू 3 पर, वट एवर जो भी है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन आएगी क्या, x माइनस एक्स over x dash, y minus y over y dash, z minus z over z dash। अगर r in terms of s given हो तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर r in terms of t given हो तो फॉर्मूला क्या होगा, x minus xt over x dot t, y minus yt over y dot t, z minus zt over z dot t। तो डेरिवेटिव भी किसी पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर की, p के ऊपर की। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दे रखी है, cos t i कैप 2 sin t j कैप प्लस 0 k कैप। z वाला कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। इनफैक्ट अगर हमारा जो स्टेटमेंट है वो इतनी ही है, अगर z कोऑर्डिनेट मिसिंग है तो वी कैन पुट हियर 0 टाइम्स k। तो किस पॉइंट के ऊपर निकाल के दिखानी है, 1/2 √3 and 0। तो पहले हम देख लें कि इस पॉइंट के ऊपर t की वैल्यू आएगी कितनी, तो किस t की पोजीशन पर हमें टेंजेंट लाइन चाहिए। पॉइंट हालांकि ये डायरेक्ट पुट करेंगे हम, x y z 1/2, y की वैल्यू √3 एंड z की वैल्यू 0। कैपिटल x y z क्या होगा हमारा, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन, एनी पॉइंट। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्मॉल के बजाय हम कैपिटल में यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल x y z की एनी पॉइंट ऑन द लाइन, टेंजेंट लाइन। तो अब हमारा फॉर्मूला, तो t की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूं, cos t, x की वैल्यू, पॉइंट निकालने जा रहे हैं, t की पोजीशन निकालने जा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, t की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर, cos t इज 1/2, 2 sin t इज √3 एंड z तो हमारा 0 ही है।
तो cos t 1/2 मीन्स t की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos कहाँ 1/2 होते हैं और sin t √3/2 कहाँ पर होते हैं, तो cos 60 π/3 आ जाएगा, cos 60 1/2 एंड sin 60 √3/2, तो π/3। तो π/3 के ऊपर हमें चाहिए क्या, टेंजेंट लाइन t इज इक्वल टू π/3 पर। तो x माइनस 1/2 ओवर x डॉट t की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर, t इज इक्वल टू π/3 पर। तो x t है हमारा cos t, x डॉट t आ जाएगा माइनस का sin t, और x डॉट t की वैल्यू किसके ऊपर, t इज इक्वल टू π/3 के ऊपर। तो x डॉट t आ जाएगा माइनस का sin π/3, सो दैट इज माइनस का √3/2। तो दिस इज माइनस का √3/2। सेम इसी तरह से y माइनस पॉइंट है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट √3, और डेरिवेटिव y डॉट t आ जाएगा 2 cos t, और t की वैल्यू π/3, cos π/3 इज 1/2, तो 2 into 1/2, एंड z माइनस 0, और फिर z डॉट t का वो डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा, तो दिस इज z t इज 0, z डॉट t भी 0 ही आएगा, तो दिस इज, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन at t is equal to π/3 you can see, or at the point 1/2 √3 and 3. So this was the question, find the equation of the tangent line to the curve at a given point भी हो सकता है, अगर पॉइंट गिवन है तो हम t की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, so that we can put x डॉट t, y डॉट t, z डॉट t at the t this, और डायरेक्टली अगर t गिवन है तो हम क्या करेंगे, xt, yt, zt की वैल्यू निकालेंगे एट द पॉइंट t, एंड x डॉट t, y डॉट t, z डॉट t निकालेंगे एट द t गिवन। तो दोनों में से पॉइंट डायरेक्टली भी गिवन हो सकते हैं या t डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है, तो ये इवैल्यूएट इस तरह से करेंगे हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसिस। अब हमें डायरेक्टली कर्व की इक्वेशन नहीं गिवन, आरटी नहीं गिवन, हमें ये दे रखा है कि हमारी जो कर्व आएगी वो दो सर्फेसिस का इंटरसेक्शन है। हमने देखा था कि कर्व की इक्वेशन दो सर्फेसिस जब भी इंटरसेक्ट करेंगी, 3D सर्फेसिस भी हो सकती हैं, और जब दो सर्फेसिस हमारे इंटरसेक्ट करेंगी वो जो आएगा इंटरसेक्शन दैट इज ए कर्व। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सफियर को इंटरसेक्ट करके दिखाया था प्लेन के साथ, सफियर जब भी इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन के साथ तो वो जो आएगा हमारा इंटरसेक्शन दैट इज ए सर्कल, तो वो कर्व आ गई, इंटरसेक्शन जो आया दैट वाज ए कर्व। तो इसी तरह से जो भी हमारे पास सरफेस है, एक स्फीयर इज आल्सो सरफेस, प्लेन इज ए सरफेस, एंड स्फीयर को जब हम प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज ए कर्व व्हिच इज ए सर्कल। तो जब भी कोई दो सर्फेसेस इंटरसेक्ट करेंगी देन द इंटरसेक्शन इज ऑलवेज ए कर्व। तो ये आ गया हमारे पास। अब वो कर्व जो आएगी हमारे पास उसका टेंजेंट लाइन निकालना किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी आएगा, कर्व जो आएगी वो सारी की सारी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, सारे के सारे वो कर्व के ऊपर लाई करेंगे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। तो करना कैसे है हमें, तो एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द, लेट एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन on which tangent is to be found. जिसके ऊपर हमने टेंजेंट लाइन निकाली। तो आएगा क्या वो, अब हमारे पास फॉर्मूला तो है कि x माइनस एक्स ओवर एक्स डॉट, y माइनस वाई ओवर वाई डॉट, एंड z माइनस जेड ओवर जेड। एक्स वाई जेड भी एनी पॉइंट है, x डॉट वाई डॉट जेड डॉट कैसे आएंगे, x हमारे पास फंक्शन ऑफ t है, y हमारे पास फंक्शन ऑफ t है, z फंक्शन ऑफ t है, तो हमने कन्वर्ट कैसे करना उसको फंक्शन ऑफ t। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दे रखा है, एक सरफेस दे रखी है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ये दे रखे हैं हमारे पास, और दूसरी सरफेस दे रखी है z इज इक्वल टू कुछ भी हमारे पास इस तरह की, तो दिस इज टू सर्फेसेस। तो z की वैल्यू या x की वैल्यू भी दे रखी होगी, तो दो सर्फेसेस का इंटरसेक्शन या इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है, सपोज दिस इज x, कुछ भी हमारे पास दे रखा होगा कोस x बाई ए, तो x बाई ए को t पुट कर लोगे, z की वैल्यू कोस t आ जाएगी, x की वैल्यू a t आ जाएगी। तो वी कैन इवेलुएट x y z, कि x को इन टर्म्स ऑफ t पुट कर लो, z वो इवेलुएट इन टर्म्स ऑफ t, y को फिर से इन टर्म्स ऑफ t, so वी कैन गेट x y z इन टर्म्स ऑफ t। तो x y z इन टर्म्स ऑफ t इवेलुएट कर सकते हैं हम। जब x y z इन टर्म्स ऑफ t इवेलुएट हो जाएंगे दैट मींस f1 इज फंक्शन ऑफ t एंड f2 इज फंक्शन ऑफ t। तो x y z in terms of t
f1 इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ t बन जाएगा, f2 भी कंपोजिट फंक्शन ऑफ t है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो df1 बाय dt f सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा t का, क्योंकि x y z t के फंक्शन। तो df1 बाय dt कितना है यहाँ तक, यहाँ भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, जब विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल लगाएंगे हम, करली f1 बाय करली x इंटू dx बाय dt प्लस करली f1 बाय करली y इंटू dy बाय dt प्लस करली f1 बाय करली z इंटू में dz बाय dt. This is equal to 0. So that we can put here curly f1 by curly x into में x dot, curly f1 by curly y into में y dot, curly f1 by curly z into में z dot. This is equal to 0. तो यहाँ से x dot y dot z dot में एक इक्वेशन आ गई। सेम इसी तरह से हम सेकंड f2 को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और क्या सेकंड इक्वेशन आ जाएगी फिर से x dot y dot z dot, curly f2 by curly x x dot, curly f2 by curly y y dot and curly f2 by curly z z dot. This is equal to 0. So x dot y dot z dot में दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो x dot किसके प्रोपोर्शनल होगा, y dot किसके प्रोपोर्शनल होगा, z dot किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। x dot किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इन दोनों इक्वेशन से हम निकालेंगे, curly f1 by curly y curly f2 by curly z माइनस करली f2 बाई करली y करली f1 बाई करली z। तो x डॉट इसके प्रोपोर्शनल होगा। सेम इसी तरह से y डॉट और फिर फर्दर z डॉट। y डॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, करली f1 बाई करली z इंटू में करली f2 बाई करली x माइनस करली f1 बाई करली x करली f2 बाई करली z। इसी तरह से थर्ड वाला, तो जो भी x डॉट y डॉट z डॉट जिसके प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, ये क्वांटिटी हम यहाँ रख देंगे। f1 और f2 हमें गिवन है, f1 is function of x y z, we evaluate f1 derivative with respect to y, f2 derivative with respect to z। तो ये टर्म्स इवेल्युएट करी जा सकती है, ये भी टर्म इवेल्युएट की जा सकती है, आगे z वाली भी। तो जस्ट पुट हियर x डॉट y डॉट z डॉट, ये टर्म x डॉट y डॉट z डॉट इसी के प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, और यहाँ पुट करने के बाद x y z भी एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, सो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी एट द पॉइंट x y z इज गिवन बाय दिस। तो x डॉट y डॉट z डॉट हमें नहीं निकालना, हमें ये चीज इवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन इसी के ऊपर, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, 80 i कैप bt स्क्वायर j कैप t क्यूब k कैप, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व दे रखी है। xt हो जाएगा 80, yt हो जाएगा bt स्क्वायर एंड zt हो जाएगा t क्यूब। वेयर a और b में ये रिलेशन दे रखी है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, a और b में रिलेशन दे रखी है। हमने क्या प्रूव करना है, जो टेंजेंट लाइन आएगी वो मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विद दिस लाइन। पहले तो ये लाइन है या नहीं है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, दो सरफेसेस फिर से, और दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन कर्व बनता है। यहाँ दो प्लेन का इंटरसेक्शन है, और दो प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा एक लाइन बनता है अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों लाइन दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमेशा एक लाइन आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस थिंग कैन बी रिटन एज x इक्वल टू z, यानी कि x ओवर 1 z ओवर 1 एंड दिस थिंग इज y ओवर 0। तो जब भी हम लाइन की इक्वेशन बनानी है तो इस तरह से x ओवर 1 y ओवर 0 एंड z ओवर 1। तो अब किसी भी दो को इक्वेट करो, वी कैन गेट दिस इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई, लाइन की डायरेक्शन रेशियो आ गई, लाइन गिवन लाइन हमने प्रूव कर, जो टेंजेंट लाइन आएगी वो इस लाइन के साथ कांस्टेंट एंगल बनाएगी। टी कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट वेक्टर ले ले, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट वेक्टर ले ले, वो इस लाइन के साथ, पर्टिकुलर दिस लाइन के साथ हमेशा एक कांस्टेंट एंगल ही बनाएगी। तो डायरेक्शन रेशियो लाइन की क्या आ गया, 1 0। अब हम डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं किसकी, टेंजेंट वेक्टर की, और हमें पता है जब दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियो पता हो तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन देम का। क्या होता है हमारे पास, दो लाइन की डायरेक्शन रेशियो हो, एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। तो cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, इसी तरह से डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। तो एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दूसरा टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालनी है। टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, x डॉट t y डॉट t एंड z डॉट t। तो एट इज एनी पॉइंट हम यहाँ लेके चलते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट लाइन निकाल के दिखानी है। तो x डॉट t आ जाएगा
y डॉट टी आ जाएगा 2bt एंड z डॉट टी आ जाएगा 3t स्क्वायर। तो a1 b1 c1 की जगह आ गया a 2bt 3t स्क्वायर और a2 b2 c2 की जगह आ गया 101। तो cos थीटा कितना बचा, टेंजेंट वेक्टर और इस गिवन लाइन में हमारे पास एंगल निकालना होता है x डॉट टी दैट इज a एंड यहाँ पर a1 की वैल्यू a और a2 की वैल्यू 1। फिर इसी तरह से 2bt इंटू 0 एंड अगला 3t स्क्वायर इंटू 1 3t स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 9t4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय अगेन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2। ये क्या बचा, दिस इज a प्लस का 3t स्क्वायर एंड देन क्या बचा यहाँ पर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 94 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ से हमें दे रखा था a और b में रिलेशन, a और b में क्या रिलेशन दे रखी है, b स्क्वायर की वैल्यू है 3/2a, b स्क्वायर की वैल्यू 3/2a, यहाँ पुट कर सकते हैं हम b स्क्वायर की वैल्यू। अब हम यूज करेंगे रिलेशन दे रखी थी b स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर की वैल्यू 3a, तो दिस इज 2 टाइम्स 2b स्क्वायर यानी कि 6a हो जाएगा। तो जब यहाँ पुट करेंगे दिस इज a प्लस 3t स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर प्लस 6a t स्क्वायर, दिस इज t स्क्वायर यहाँ था प्लस का 94 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ t। तो ये होल स्क्वायर बन गया a प्लस 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये खत्म हो गया तुम्हारे पास, तो 1/√2 बचा। दिस इज a प्लस 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, तो a प्लस 3t स्क्वायर बचा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो 1/√2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/√2। t हमारा कुछ भी था दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो हमने यही प्रूव करना था मेक्स ए कांस्टेंट एंगल। तो t से इंडिपेंडेंट आ रहा है, cos थीटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t, तो t कुछ भी हो, पोजीशन कोई भी ले, हम कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, cos थीटा ने √2 1/√2 ही आना है। इनके थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। तो दिस इज थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्फेसेस। पहली सरफेस है वो एलिप्सॉइड है और दूसरी जो है वो कॉन्फोकल कॉनिकॉइड है। कॉन्फोकल मींस इसका जो एलिप्सॉइड के जो फोकस आएंगे और इसके जो फोकस आएंगे दैट आर सेम। तो हमारे पास कॉन्फोकल का मतलब हैविंग सेम फोकस। तो सॉलिड ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे भी सही इसको कि हमारे पास कोई भी कॉनिकॉइड दे रखा, उसका कॉन्फोकल कॉनिकॉइड में क्या रिलेशन होती है, जो हमारे ए बी सी चल रहे हैं तो उसको हम अगर हम इसी तरह से पुट कर दें a स्क्वायर माइनस लैम्डा b स्क्वायर माइनस लैम्डा और c स्क्वायर माइनस लैम्डा, तो दिस इज द इसका जो फोकस आएंगे और इसके जो फोकस आएंगे दैट आर ऑलवेज सेम। तो हमारे पास वो भी क्या है क्या नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिंपल एक दो सरफेसेस गिवन है f1 और f2। f1 है हमारे पास दिस कॉनिकॉइड एंड f2 इज दिस कॉनिकॉइड। इनका जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन निकालनी है हमें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x y z ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय x माइनस x ओवर x डॉट y माइनस y ओवर y डॉट z माइनस z ओवर z डॉट। x y z तो हमने कोई भी पॉइंट ले लिया कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पर, x डॉट y डॉट z डॉट तब आएंगे जब हमारा x y z इन टर्म्स ऑफ t हो, बट हमें तो दे ही नहीं रखा t की टर्म्स में, हमें तो f1 और f2 गिवन है। तो हम x डॉट y डॉट z डॉट के इवैल्यूएट करेंगे उसी तरह से जैसे अभी हमने आर्टिकल में देखा था। डिफरेंशिएशन फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t एंड आल्सो द सेकंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। x y z का फंक्शन है f1 और x y z फर्दर फंक्शन है t के, तो हम टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे f1 का विद रिस्पेक्ट टू t, f2 का भी विद रिस्पेक्ट टू t। ये राइट साइड कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट 2x x डॉट, इधर से आ जाएगा y स्क्वायर का 2y y डॉट, z स्क्वायर का आ जाएगा 2z z डॉट, नीचे कोएफिशिएंट एज इट इज सेम तरह से सेकंड इक्वेशन का दिस इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई फिर से x डॉट y डॉट z डॉट में। तो हम सिंपलीफाई कैसे करेंगे, x डॉट अगर हमें इवेल्युएट करना हो तो हमने डिटरमिनेंट मेथड से 2y स्क्वायर इंटू 2z सी स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2z इंटू 2z बाय सी स्क्वायर इंटू में 2y स्क्वायर माइनस लैम्डा, तो ये मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ से yz हमारा दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है और नीचे जब सिंपलीफाई करोगे एलसीएम वाला तो वो जो बचेगा दैट इज b स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर माइनस लैम्डा सी स्क्वायर माइनस लैम्डा एलसीएम और इधर बचा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो
अब सारी इक्वेशन इसी तरह से सिमेट्रिकल लिखोगे, दिस इज वाई डॉट एंड दिस इज जेड डॉट। जब एक्स डॉट लिया तो वाई जेड आया और नीचे आया बी स्क्र सी स्क्र, तो वहां जो वाई डॉट लोगे तो एक्स जेड आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सी स्क्र ए स्क्र। तो इसी तरह से, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें आंसर जिस फॉर्म में चाहिए तो प्रूव करना होगा हमें टेंजेंट लाइन जो निकालनी है। तो अब सिमेट्रिकल चल रहा है, वाई जेड चलेगा यहाँ, जेड एक्स चलेगा यहाँ, एक्स वाई चलेगा यहाँ डिनोमिनेटर में। तो अगर हम तीनों डिनोमिनेटर में को ही मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई जेड के साथ, तो या डिवाइड कर दें एक्स वाई जेड के साथ डिनोमिनेटर्स को, तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स बच जाएगा सिर्फ, और इधर वाई बच जाएगा, इधर जेड बच जाएगा। फिर से दो टर्म्स है, इधर बी स्क्र सी स्क्र, इधर है सी स्क्र ए स्क्र, इधर है ए स्क्र बी स्क्र। तो ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र से मल्टीप्लाई कर दें अगर डिनोमिनेटर को, तो वो बच जाएगा, बी स्क्र सी स्क्र कैंसिल हो जाएगा। तीनों टर्म्स को जब हम करने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल में है, तीनों टर्म्स को हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ए स्क्र बच जाएगा, इधर बी स्क्र बच जाएगा, इधर सी स्क्र। अगला फिर से बी स्क्र माइनस लैम्डा बच रहा है, सी स्क्र माइनस लैम्डा बच रहा है यहाँ। अगली वाली में फिर से सी स्क्र और वाली और ए स्क्र वाली बचेगी लैम्डा वाली टर्म, और इधर वाले में ए स्क्र माइनस लैम्डा बी स्क्र माइनस लैम्डा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए तीनों डिनोमिनेटर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, ए स्क्र माइनस लैम्डा, बी स्क्र माइनस लैम्डा, सी स्क्र माइनस लैम्डा। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ए स्क्र माइनस लैम्डा बच जाएगी, इधर बी स्क्र माइनस लैम्डा, इधर सी स्क्र माइनस लैम्डा। तो ये सिंप्लीफाई होके एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट आ गया। तो जस्ट इसमें पुट करना है एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट के किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, एंड जो भी आएगा दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट हम करेंगे हमारा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑर्डर ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, और उसके बाद ऑस्किलेटिंग प्लेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही करेंगे, तो आज के लिए हम यही करेंगे।